क्वेश्चन है आपका अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। यानी अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, जो अंतः संक्रमण तत्व देखिए, एक होते हैं अंतः संक्रमण तत्व, ये कौन होते हैं? एक होते हैं संक्रमण तत्व, एक होते हैं अंतः संक्रमण। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व जो होते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो यहाँ एफ ब्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया। और सुनिए क्या पूछा गया है, 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखे, उसके डी एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है इनके 3 गुणों को बताना है। 3 मेन क्या है? सबसे पहले आप जान लो अंतः संक्रमण तत्व कौन है? अंतः संक्रमण तत्व, ठीक। सबसे पहले आप जान लो अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तत्व ऐसे लिखा जाएगा, वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? आपसे पूछा गया एफ ब्लॉक के तत्व से क्या समझ, आपसे कह दिया जाए कि अंतः संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या बताना, अंतः संक्रमण पूछा जाए और चाहे एफ ब्लॉक के तत्व पूछे जाए, दोनों एक ही है। समझ में आया कि नहीं? तो वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। करेक्शन होगा, n-2f उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनमें बाहर के 3 कोष अपूर्ण भरे होते हैं, बाहर के 3 कोष अपूर्ण तथा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-2 s2p6 d10 f1 से 14 होगा। 1 से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 14 तक हो सकते हैं। n-1 s2 d 0 से 1 ns2 होता है। देखो क्या कह रहे हैं, इनमें बाहर के 3 कोष अपूर्ण होते हैं। कितने कोष अपूर्ण होते हैं? 3 कोष। और आगे दिया है कि बाहर के 3 कोष अपूर्ण भरे होते हैं तथा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 s2p6 d10 f1 से 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कोई भी हो सकता है। फिर n-1 s2p6 d में 1 से 0 से 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ns2 होता है। यानी इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो n-2 s2p6 d10 f1 से 14 तक हो सकता है, और n-1 s2p6 d में 1 से 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ns2 होता है। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे बांटा गया। जो एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, 2 श्रेणी में बांटा गया। तो कौन कौन सी श्रेणी है? पहली श्रेणी 4f श्रेणी,
4f श्रेणी 4f। देखो f कहाँ आता है, पहले s आता है, पहले वाले में s आएगा, हाँ दूसरे वाले में p आएगा, तीसरे वाले में d आएगा, चौथे वाले में f। तो एक तो 4f या लेंथेनॉइड होता है, कहां से कहां तक होता है 57 La। आगे से आगे यानी इसके आगे के जो आयन Ce से 71 Lu तक 14 तत्व हैं। समझ में आ गया ना। अब दूसरा ले लो 5f श्रेणी, 5f श्रेणी। और 5f श्रेणी को इसी को कहा जाता है एक्टिनॉइड, इसी को एक्टिनॉइड श्रेणी। होता कहां तक है, देखो ये 89 Ac से आगे ये नहीं आएगा, इसके आगे वाले से स्टार्ट होगा 90 TH थोरियम से 103 Lr के 14 तत्व है। दो चीज समझ में आया नहीं। पहली बात तो F ब्लॉक के तत्व को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला है 4f श्रेणी, इसी को लेंथेनाइड सीरीज भी कहा जाता है, लेंथेनाइड श्रेणी भी कहा जाता है। ये 57 La से आगे यानी जो लेंथेनियम है इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। इसके आगे जो आएगा जैसे 58 आएगा, 57 बाद 58 है ना, तो 58 Ce से लेकर के सीरियम से लेकर के 71 ल्यूटीशियम तक 14 तत्व है। अब यानी ये 58 का लय करके 14 तत्व आएंगे। क्लियर। इसी तरीके से ये 4 है, देखो चौथे पे भी अब शुरू होता ना, अब इसके बाद पचम तो आए, छठवां आ सकता, लेकिन मतलब हो ही चाहिए तेरे पास तो ना। तो कुल मिला के 5। अब अगली श्रेणी जो है, जैसे दो लाइन है ना, एक लिखा फिर उसके नीचे एक कॉलम, तो दूसरा कॉलम जो है वो 5f का है। तो 5f श्रेणी या इसी को एक्टिनॉइड श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। और एक्टिनॉइड कहां शुरू होता है, 89 के आगे एक्टिनियम, ये एक्टिनियम बोला जाता है। इसी के आगे का जो तत्व है जैसे 90 है, 90 थोरियम है, तो थोरियम से लॉरेंशियम Lr तक है, ये 103 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो तक के 14 तत्व आते हैं। जरा देखो सीता, प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप, EU रहेगा। ठीक है। यूरोप घूमने गए, घूमने गए में आपको जीडी लिखता है, घूमने गए तभी टीबी, तभी डायरिया डिवाई, तभी डायरिया हो गया। क्या इधर तुम अब लौटो। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए तभी डायरिया हो गया, डायरिया तभी हो गया, ये डायरिया डिवाई हो गया के बाजे, तो डैट इज इधर तुम अब लौटो। ये है। ठीक है। ये इसके जो है संकेतांक है। अब इसका परमाणु क्रमांक आपको, जैसे अब आप जानते हैं 58, 57 तक वही था, 58, उसके बाद 59, 60। अब इसको आराम से लिख लो, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। Xe जो होता है जीनान है। हीलियम देखो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान। ठीक है। तो ये जो होगा, जैसे हीलियम का 2 होता है, तो अब ये लीजिए 2 8 10 यानी 18 × 36 10 46 और 46 8 8 4 14 यानी 54। कितना समझ में आ नहीं? नहीं समझ में। देखो जीनान का 54 होता है। कितना होता है? 54। और 54 के इलेक्ट्रॉन में देखो 2 8 18 18 8 होगा। एसपीडीएफ में जब करोगे, एसपीडीएफ में तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हाफ 10 है 3d10 4s2 4p6 4d10, उसके बाद
5s स्क्वायर, देखो ये 5s स्क्वायर और 5p 6, ये 5 देखो 1 2 3 4 5 5 6 तक ये जीनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक, अब इसके आगे जो है जैसे कितने का 54 का है, 54 4 58 4 की कमी है ना भाई, 54 के बाद यहाँ 54 है और यहाँ 58 है, तो अगर हम जीनान लिख दे यहाँ तो ये कुल मिला के 54 तक होएगा, 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होएगा। अब 4 बचा है तो ये हो जाएगा 4f1 5d1 6s2। अब से स्टार्ट कर, अब चौथे में तो स्टार्ट हुए, तीसरा क्रम तो एफ है ना, चौथे में एफ आएगा, तो चौथे में एफ पहला इलेक्ट्रॉन पहला एलिमेंट्स और डी में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, रहे नहीं नौ रहे, कोई जरूरी नहीं ना रहबे करे। ठीक है, डी में एक रहेगा। अब यस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रहता है। अब जरा जोड़ लो, 54 ही होगा, 55 56 57 58 लिखा नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? अब सुनो 59 वाले देख लो, xe तो रहा भाई करे, xe का मतलब इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे होगा। ठीक, ना लिखा जाए 3 लिखा जाए और 5d 0 कह दो और 6s2 1 इलेक्ट्रॉन बस पूरे यहां से यहां तक एक आते हैं, 2 जगह 3 जगह केवल है। अगला 60 वाले के ले लो xe f3 तो 4f 3 के जगह 4 हो जाए और 5d 0 और 4s2। इसी तरीके से इसका 60 कहेगा 61 का ले लो xe तो 4f5 और 5d 0 और 4s2। देखो यहाँ गलत लिखा है, ये 6 होगा ना, यस जो होगा ये सब 6 होगा, 6s2। चलो ये हो गया 61 का, xe अभी हो जाए 62 का और 4f 6 5d 0 6s2 और 6s2 63 का होगा, xe 4f7 5d 0 और 6s2। उसके बाद 64 xe 4f, देखो बदले कहाँ, पैटर्न कहाँ बदले हम आपको बता दे। यहाँ पहला वाले तो पता ही रहा कि पहले वाले में डी रहे, ठीक, दूसरे के वाले में डी 0 करबो तो यही मार्क बढ़े। अब तक ऐसे नंबर से बढ़ते चला है। अब देखो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहा था, मैक्सिमम 14 बना जा सकता, लेकिन जब आधे पे आ जात है, आधे पे 7 पे एक इलेक्ट्रॉन संभव हो लागत है, तो जब आधे जैसे कहा मतलब ERD 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये F जो होता है 14 होता है। मान लीजिए जब 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो जब 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन जब बढ़े लागत है, एक थोड़े जैसे 8 अगर मान लो 8 है तो यह इलेक्ट्रॉन जब बढ़े लागत तो लिया नहीं चाहता, एक थोड़े बढ़ावा नहीं चाहता, एक इलेक्ट्रॉन ये नहीं बढ़ा, क्योंकि ये अस्थाई है। एक इलेक्ट्रॉन जब पूरा भर जाता है तो वो अस्थाई विन्यास हो जाता है। अब ये थोड़े झंझट के मारा कहा ऐसा है, आप समझ में हमरे कमाओ। एक काम करो, इससे बने रहा जो तो 5d तू ही ले ले, थोड़े एक इलेक्ट्रॉन इनको खुदा के दे देता है, ठीक है, और 6s2 कर देता है। समझ में आया? कब होगा? पहली दाल तो नंबर नहीं है, कब हो जाएगा 4f। अब देखो 7 के बाद 8 लिखा नहीं, अब 9 डायरेक्ट लिखा जाए और 5d 0 और 6s2, समझ में आएगा ना? अब का आराम से ऐसे सब लिख डालो, 4f10 5d 0 6s2, फिर xe 4f11 5d 0 6s2, फिर अगला ले लो xe 4f12 5d 0 6s2, फिर अगला ले लो xe 4f13 5d 0 6s2, फिर अगला ले लो xe और 4f14 5d 0 6s2। क्लियर? अभी एक बचा xe, तो ये हो जाएगा 4f14 ये रहेगा ही
और 5d1 6s2। इस तरीके से इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक। देखो ध्यान सुनो, +3 देखो जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं इनकी सामान्य आक्सीकर संख्या +3 होती है। तो सब में +3 लिख दो। पहले 3 कहां है, यहां से है, यहां से, ठीक, +3 और 4 का भाई F वाला तो दे दिए कैथोड़े बाय, तो E +4 भी शो करता है। अब इनके देखो शो करा थी, ये +2 भी शो करा थी और +3 और +2 है जे, ठीक, +2 है जे, आप छोड़ दीजिए, फिर +2 और तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यानी मेन तो +3 शो करा थी, यही आपका कैरेक्टर है। कुछ लोग जो है ज्यादा भी शो करते हैं, कुछ कम भी शो करते हैं। कौन ज्यादा शो करी है, जैसे 4 यहाँ तक का जो है 3 1 2 1 3, जैसे 2 यहाँ आया है, 2 यहाँ से ले लें 4 हो गया क्योंकि एक जोड़ा बनता है। फिर यहाँ आएंगे तो ये +2 शो कर, जैसे ये +2 भी शो करता है और +4 भी शो करता है और 3 तो जनरल ना भाई करे। इस तरीके आए केवल +3 शो करा थी। ऐसे ऐसे करके ये जो है परिवर्ती आक्सीकर संख्या 103 101 100 98 96 95 94 92 91, फिर 89 88 87 86 85 86 87 88 89 90 छोड़ दो 91 92 94 95 96 98 100। इस तरीके से 103 तक है, बीच में 1 2 गैप है, ठीक। आपको केवल का ध्यान देगा, केवल गैप और कहां से स्टार्ट हुआ है कहां तक। थोड़ा पाप और नापो एनपी, क्यों, और नापो पीयू भी रहेगा। पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने नापो नापो एनपी पीयू एक के माजे एम सेम एक का माजे, यानी आम कम एक कम कह सकते हो, कम आम कम बिकेंगे। कॉफी का कॉफी ऐसे यस ऐसे फरमाओ एफएम, कॉफी ऐसे फरमाओ। और मैडम नाश्ता एंटी, मैडम नाश्ता एंड ओ लव एलान लालन से, मैडम नाश्ता, नाश्ता में एन ओ होगा, ठीक है, मैडम नाश्ता लव। तो कैसे हुआ, थोड़ा पापड़ और नापो, नापो पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़ा पापड़ और नापो, नापो निप्पो निप्पो, देखो दोनों एक क्यों कैसे करते हो, थोड़ा पापड़ और निप्पो निप्पो, क्यों थोड़ा पापड़ और आप पे काहे कहा जाता है, क्योंकि जब आम हुए तो कम बिके। अब तो ये पापड़ थोड़ा कम, यानी उल्टा बोल रहा है कि जैसे अब याद करने का तरीका है कि कह रहा है थोड़ा पापड़ और कम दो क्योंकि अमो कम बिका है, ठीक है। तो ये लिखा है कि आम सेम, यानी आम कम बिकेगा, कम बिकेगी, सीएम कम बिके। और फिर बाद में कहा कि काफी ऐसे फरमाओ कि मैडम नाश्ता लाओ, यानी काफी फरमाओगे ना मैडम से कहीं नाश्ता ले आओ। तो ये आपका 14 तत्व होगा, ठीक है, गिन लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक। आई कहां शुरू है, 90 से शुरू है, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 था ना। देखो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान। अब जिनान वाला रहा तो उनके सामने वाला गवा। अब की बात रेडान है जी, आर्यन। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे इनके रहा है तो इनके 2 भवा, इनके 2 8 भवा, इनके 2 8 8 भवा, इनके 2 8 18 8 भवा, क्यों, और इनके 2 8 18 8 हो, 2 8 18 इनके 18 भरा ना। अब इनके देखो 2 8 18 32 18 8 इस तरीके से इनका 14। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा 5s² 5p6 5d10 10 तक जाए। उसके बाद 6s²
6 p ऐसे करेगा 6 आएगा तो यहाँ लिख लो Rn ई आटे 86 का है। और 86 में कितना जोड़ा जाए तो 90 हुए 86 6p तक s स्क्वायर 6d s2 ध्यान सुनो 5f0 काहे लिखा गया नहीं लिखा हुआ है किताब में नहीं लिखा हम काहे लिख दे देखो एक कंफर्म है नहीं ना कि f मार रहा था कि नहीं रहा तब ये रहे नहीं एक रावण की तो बेटा का तब ये रावण नहीं रे अब f को मत दो आएगा। अब आप यहाँ लिख भी सकते हो किसी से बुक में लिखा मिल सकता है सही है कि नहीं बताओ तो फिर देखो वैसे सही है ये तो 6d1 होएगा ये और 5f2 ये इतना सही है ना। अगला है Rn और 5f3 d1 7s2 अगला ले लो Rn 5f4 6d1 7s2 अगला है Rn 5f6 6d0 7s2 फिर अगला आ जाएगा Rn 5f7 6d0 7s2 अगला होगा Rn 5f7 6d1 7s2 फिर अगला होगा Rn 5f6d1 7s2 अगला होगा Rn 5f10 6d0 7s2 अगला होगा Rn 5f11 6d0 7s2 अगला होगा Rn 5f12 6d0 7s2 5d13 6d0 7s2 अगला है Rn 5d14 6d0 7s2 Rn 5d14 6d1 7s2 ये इनका होगा ये इनका हो जाएगा इनका होगा ये इनका होगा इस तरीके से देखिए इनके भी +3 +3 3 3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक और हो जाएगा +3 ये जो है +4 भी शो करता है और ये +4 और +5 है +4 +5 और +4 +5 +6 और +7 ये भी जो है +4 +5 +6 और +7 ये +2 +3 +4 +5 और +6 +4 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 और +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। देखिए सबका कॉमन +3 होता है लेकिन अब इसमें जो है पहले वाले में ध्यान दीजिए कि 3 के बाद 4 हो जाएगा 4 के बाद 5 दूसरे वाले में फिर 6 तीसरे वाले में 7 चौथे वाले में 7 पांचवे में भी है उसके बाद फिर जो है एक घटेगा तो एक इधर बढ़ जाएगा 2 बढ़ेगा और इधर 7 से 6 हो जाएगा और फिर 3 4 3 4 2 होगा बाकी 2 3 2 3 जो है लास्ट तक जाएगा लास्ट में एक जो है +3 हो जाएगा। देखो इसका पहला जो गुण है रंगीन यौगिकों का निर्माण रंगीन यौगिकों का निर्माण। देखिए जो डी ब्लॉक जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब जो है ये ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिए क्यों करते हैं जिनके
F उपकोष अर्ध भरे होते हैं वे रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं या मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जिनमें अर्ध भरा होता है ये सब के सब रंगीन लवण का निर्माण करते हैं, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। एक दूसरे जो गुण है चुंबकीय प्रकृति। देखो वे तत्व जिनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए जो लैंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स होते हैं वे सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। देखिए जो तत्व जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ज्यादातर +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें का घ उपसह संयोजक यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए। के बारे में एक सिद्धांत दिया गया है जिसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगैंड द्वारा घिरा होता है जिसमें एक या अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। कहने का मतलब ये है कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु हो चाहे आयन हो लिगैंड द्वारा घिरा होता है जिसमें एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। Fe(6) है तो ये हमारा जो उपसहसंयोजी यौगिक है तो ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तो ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया और इसी को जो है लिगैंड बोला जाता है, इसी को लिगैंड कहा जाता है। और लिगैंडों द्वारा ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये Fe ये इसी के द्वारा घिरा होता है। जैसे मान लीजिए Fe है तो इसमें 6 Cn लगा है तो यहाँ पे एक Cn हो जाएगा, एक Cn यहाँ हो जाएगा, एक Cn यहाँ हो जाएगा और एक Cn यहाँ हो जाएगा। ये सब जो है उपसहसंयोजी और एक Cn यहाँ पे हो जाएगा और एक Cn जो है यहाँ पे। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये लिगैंडों द्वारा जो है घिरा हुआ होता है। दूसरी बात है कि ऋणावेशित लिगैंड ऋणात्मक बिंदु आवेश
माने जाते हैं, जबकि उदासीन लिगैंड द्विध्रुव जाते हैं। मतलब ये है कि जो ऋणावेशित लिगैंड होगा वो ऋणात्मक बिंदु आवेश माना जाएगा, और जो जबकि उदासीन अगर लिगैंड है तो द्विध्रुव माने जाते हैं। इनका दूसरा पॉइंट है। तीसरा है धातु आयन एवं लिगैंडों के मध्य अंतःक्रिया पूर्णतया वैद्युत स्थैतिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। देखिए तीसरी बात क्या है कि धातु आयन भाई केंद्रीय धातु आयन एवं लिगैंडों के मध्य, यानी जैसे मान लीजिए Fe है तो अब ये 2+ चार्ज है, 3+ चार्ज जो भी है, तो धातु आयन एवं लिगैंडों के मध्य अंतःक्रिया पूर्णतया वैद्युत स्थैतिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। कहने मतलब ये हमारा Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु है, अगर इससे मान लीजिए Cn लगा है, ये Cn जो है ये लिगैंडों द्वारा घिरा हुआ है, तो लिगैंडों द्वारा जो ये घिरा हुआ है तो इसका केंद्रीय धातु आयन और लिगैंडों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वो पूर्णतया इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी वैद्युत स्थैतिक होता है, यानी आकर्षण बल द्वारा होता है, ना कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है इसके लेन और देन से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट है किसी विलगित गैसीय परमाणु या आयन में पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, जिन्हें अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। देखिए चौथी बात जो है किसी विलगित गैसीय परमाणु, अगर हम किसी गैसीय परमाणु की बात करें तो परमाणु आयन में तो पांचों डी कक्षक यानी जो इनके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये डी ऑर्बिटल्स में 5 कक्षक होते हैं, और पांचों कक्षक यानी हर एक कक्षक की जो एनर्जी लेवल होता है वो समान होता है। भाई इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें भी 2 ही आएगा, 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा, किसी में 3 थोड़ी आएगा और न किसी में 1 आएगा। तो वही कहा गया कि किसी विलगित गैसीय परमाणु आयन में पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, जिन्हें अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। जब एक संकुल यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु आयन विभिन्न लिगैंडों द्वारा घिर जाता है। यदि लिगैंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है, डी कक्षक अपभ्रष्ट रहते हैं।
कि जब एक संकुल यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु आयन विभिन्न लिगेंडों द्वारा घिर जाते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये मान लीजिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम है कोई M है, और ये जो है जब उपसहसंयोजी यौगिक बनता है तो विभिन्न जो है लिगेंडों द्वारा ये जो है घिर जाते हैं। अब लिगेंड सेम है कि अलग अलग है वो अलग बात है, लिगेंडों द्वारा घिर जाते हैं। यदि लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है, यानी जो लिगेंड है अगर ये अपना क्षेत्र जो है समान सममित ले रहा है, सममित है, तब भी कक्षा कंप्रेस रहते हैं। यानी अगर इनकी एनर्जी लेवल समान है, यानी पूरा का पूरा भरा हुआ है, तब ये जो है अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। तो अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। टीडी विपाटन के कारण T2G तथा EG समुच्चय की ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। देखिए इन्होंने कहा कि डी विपाटन के कारण T2G तथा EG समुच्चय की ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा किसी धातु के लिए किसी धातु आयन के लिए डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा G। डेल्टा T जो है ये टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय के लिए है, चतुष्फलकीय के लिए ये डेल्टा T होता है, और डेल्टा 0 जो है ये अष्टफलकीय के लिए होता है, अष्टफलकीय के लिए डेल्टा। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 का क्लोरीन बनाने की डीकन विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी जो डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण होता है इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। और आगे दिया है क्लोरीन से NaOCl, यानी क्लोरीन से हमें NaOCl, NaClO3 तथा CaOCl2 बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। यानी इससे क्लोरीन से हमें NaOCl बनाना है, NaClO3 बनाना है तथा CaOCl2 बनाना है, और जो बनाना है उसको केवल हमें रासायनिक समीकरण। देखिए डीकन विधि है क्या, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन को CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमें जो है Cl2 और प्लस H2O बनता है। देखिए ये 4 भाग यहाँ है, 2 ये हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 तो 2 दूनी 4 इस तरीके से, और ऑक्सीजन 2। जहां क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की क्रिया निम्न है। देखिए इसमें जो है जो ये क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक है इसकी क्रियाशीलता कुछ इस प्रकार। CuCl2 जो है ये क्या करता है कि ये CuCl बना देता है और अपने में से क्लोरीन निकाल देता है। यानी क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है ये क्यूप्रस क्लोराइड में चेंज हो जाता है। ये है क्यूप्रिक क्लोराइड और ये टूट जाता है क्यूप्रस क्लोराइड में, क्यूप्रस क्लोराइड। और ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड में जब इसको गर्म किया जाता है 450 डिग्री से तो क्यूप्रस क्लोराइड में चेंज हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, जब ये क्यूप्रस क्लोराइड बनता है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CuCl2, ये 2 भाग पे 4 भाग लेंगे तो ये क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्सी क्लोराइड बनाता है। और तीसरे स्टेप में ये कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो है
HCl से क्रिया करता है और फिर CuCl2 और H2O बनता है। होता है क्या कि ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक कैसे काम करता है? सर्वप्रथम ये क्यूप्रिक क्लोराइड क्या करता है, 450 डिग्री सेल्सियस ताप पे इस अपने में से स्वयं क्लोरीन निकालता है और क्यूप्रस क्लोराइड में चेंज हो जाता है। अब क्यूप्रस क्लोराइड फिर जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करता है और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड बनाता है, यानी CuOCuCl2 बनाता है। और ये जैसे ही कॉपर ऑक्सी क्लोराइड बनता है, अब ये जो है HCl से क्रिया कर लेता है और HCl से क्रिया करने के बाद फिर ये क्यूप्रिक क्लोराइड और जल बनाता है। यानी कहने का मतलब ये है, यह प्रक्रिया, अब ये क्यूप्रिक क्लोराइड बना, अब ये क्यूप्रिक क्लोराइड पुनः जो है टूटेगा, फिर क्लोरीन देगा और फिर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड बनाएगा और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड फिर HCl से जो है क्रिया करेगा और फिर जो है H2। यानी क्लोरीन जो है ये अपने में से ही, ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने में से ही निकालता है और यह चक्रीय प्रक्रम जो है लगातार चलता रहता है। क्लोरीन के रासायनिक गुण देखिए, क्लोरीन के कुछ रासायनिक गुण दिए जैसे NaOCl एवं ठंडे NaOH से अभिक्रिया। देखो पहला है इसमें NaOH से अभिक्रिया। तो देखिए क्लोरीन और NaOH की अभिक्रिया अलग अलग, जैसे एक तनु लिया गया, तनु है और ठंडा है। तो जब हम NaOH तनु एवं ठंडा लेंगे, जब NaOH तनु होगा, डाइल्यूट होगा और ठंडा होगा तो क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो NaOCl, भाई Na हो गया, O हो गया, Cl हो गया, बचा क्या? देखिए यहाँ का H 2H हो गया, एक O हो जाएगा तो ये H2O बनेगा, तो NaCl भी बनेगा। यानी कहने का मतलब NaOH तनु और ठंडा NaOH क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो इसका नाम है सोडियम हाइपो क्लोराइड और ये आपका है सोडियम क्लोराइड और ये जल है। गर्म एवं सांद्र NaOH से क्रिया, इन्हें जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन गर्म और 6 NaOH ये हो जाएगा और प्लस Cl2 और NaCl NaClO3 और प्लस H2O। देखिए अब यहाँ पे 6 NaOH लिया गया, 5 NaCl यहाँ हो गया, एक क्लोरीन यहाँ लग गया, तो हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो 6 हाइड्रोजन है, 3H2O यहाँ हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 6 ये हो गया, Cl2 5Cl यहाँ, एक 6, तो इसका मतलब 3Cl2 ये हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब तनु और ठंडा NaOH क्लोरीन से क्रिया करता है तो NaOCl बनाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और अगर गर्म एवं शांत NaOH क्रिया कराएगा तो सोडियम क्लोरेट बनाएगा, सोडियम क्लोरेट बस। और बाकी आपका ये NaCl यहाँ भी बन रहा है, NaCl यहाँ भी बन रहा है, H2O यहाँ बन रहा है और H2O यहाँ भी बन रहा है। अंतर क्या है कि तनु होगा तो NaOCl बनेगा और सांद्र होगा NaClO3 बनेगा। अगर ये दो चीज आप याद किए तो बैलेंस तो अपने आप हो जाएगा। अगला है शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने का पानी होता है जिसे शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं। इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो CaOCl2 प्लस एक तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और साथ में ये OH है तो एक तो H2O बनना स्वाभाविक। जब चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर
यानी अगर हम चूने के पानी के साथ चूने का पानी भी कहा जाता है, यानी चूने का पानी देखो क्लोरीन है, और इधर जो देखिए CaOH का होल्टा है Cl2 में, ये अक्सर जो है चूने का पानी और क्लोरीन जब डालोगे CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है।